जय हिंद साथियों, मैं मनीष शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबकी क्लास में धरतीपुत्र फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना, जिसके साथ आप जुड़कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घनानंद सर के द्वारा शुरू करी गई ये बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन मुहिम है, जिसका हिस्सा आप लोग बन चुके हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उन साथियों तक चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये जो मुहिम है, ये जो उद्देश्य है, हर घर तक पहुँच सके और हर किसी को निःशुल्क शिक्षा मिल चुके। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वॉइस चैप्टर की शुरुआत करी थी, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ग्रामर का ही चैप्टर है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये इंग्लिश का वो चैप्टर हुआ करता है जिसको पढ़कर आप इंग्लिश काफ़ी हद तक सीख जाएंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है जो आपके सामने सेंटेंस है, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसमें जो यूज हुए वर्ड्स हैं, उनके फंक्शन को जानना। और जब तक आप वर्ड्स के फंक्शन को नहीं जानेंगे, आप उनको सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। इसलिए वर्ड्स के फंक्शन पता होने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, आज जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। ठीक है, आज से ये क्लास शुरू हो रही पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सबसे पहले अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंटेंट्स ऑफ अ सेंटेंस बोलने का मतलब ये है, कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उसको उसका कंटेंट्स बोलते हैं। तो जो स्पीच होती है, जो सेंटेंस होता है, वो जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो सेंटेंस के जो कंटेंट्स होते हैं, उन्हीं को इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम बात ये करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, तो याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा, कोई भी सेंटेंस आप सबके सामने आएगा, तो वो जो सेंटेंस में यूज हुए शब्द होंगे, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई होंगे। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, ये होते कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है नाउन, जो आप सभी को पता होगा। दूसरा है प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा हो गया वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ये आप देख पा रहे होंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी के सामने लिखे हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए बोला जाता है, ये जो आप सबके सामने लिखे हुए शब्द हैं, ये सब एक सेंटेंस के कंटेंट्स हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर बनता है तो इन्हीं में से किसी ना किसी शब्दों को, ठीक है, जरूरी नहीं एक ही शब्द हो, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन के आधार पर हम देखेंगे तो एक सेंटेंस में इससे ज़्यादा शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा शब्द इसलिए नहीं हो सकते हैं, इससे ज़्यादा शब्द इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यही इसके कंटेंट्स हैं, यही इसके क्या है, यही इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें इतने ही पार्ट्स हो सकते हैं, इसलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे या मैं ही आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा है, तो सेंटेंस में अधिकतम कितने शब्द हो सकते हैं फंक्शन के आधार पर, तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें फंक्शन के आधार पर अधिकतम 8 शब्द हो सकते हैं। और वो 8 शब्द कौन कौन से होते हैं? ये 8 शब्द हुआ करते, और इन्हीं 8 शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती है कंटेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब इसी में से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग शुरू करेंगे, उसको पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे नाउन को सीखना। क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लोग नाउन को सीखना शुरू करेंगे। और नाउन की अगर हिंदी की बात की जाए तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा।
नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग नाउन चैप्टर की शुरुआत करें, पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर ये नाउन होता क्या है। ये नाउन होता क्या है, नाउन कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो नाउन है ये एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है। जो नाउन है ये एक लैटिन वर्ड नोमेन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, नोमेन का मतलब होता है नेम। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम होता है, नाम होता है। ठीक है, तो अगर नाउन की बात करें तो जो नाउन है ये बना ही लैटिन वर्ड नोमेन से है, जिसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। तो अगर आप देखें तो नाउन का कहीं ना कहीं मतलब क्या है? नाउन का कहीं ना कहीं मतलब नेम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नेम इज नाउन। नेम ही क्या है? नाउन है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि नेम इज नाउन, मतलब नाम ही क्या है? नाउन है। नाम ही नाउन है। या फिर आप ये बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। आप इसमें से कुछ भी बोल दें, दोनों का मतलब एक होगा। क्यों दोनों का मतलब एक होगा? क्योंकि नाउन जो है वो बना ही नोमेन से है, और नोमेन का मतलब ही क्या होता है? नाम होता है। तो नाउन का कहीं ना कहीं मतलब ही नाम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो नाम है वही क्या है? नाउन है। नेम इज नाउन। या फिर ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन कहने का मतलब क्या है? दुनिया का हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हैं वो क्या है? नाउन है। वो आपके सामने चाहे दिख रहा हो, चाहे नहीं दिख रहा हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज़ को नाम दे दिया तो जो आपने नाम दे दिया वो अपने आप में क्या है? नाउन है। क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है नेम। जिसको भी हम नाम दे देंगे वो नाउन हो जाएगा। देखो मेरे हाथ में पेन दिख रही होगी, आपने इसको नाम क्या दिया? इसको नाम दे दिया पेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेन शब्द अपने आप में क्या है? तो पेन शब्द अपने आप में नाउन है। आपके सामने मैं दिख रहा हूँगा, मुझे आपने नाम दिया टीचर, अगर मुझे भी आपने नाम दे दिया तो मेरा ये जो नाम है वो अपने आप में क्या है? नाउन है। याद रखिएगा, मैं नाउन नहीं हूँ, मेरा जो नाम है वो नाउन है। क्योंकि नाम नाउन होता है। नहीं तो आप कहो कि आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, सब नाउन है। तो सब नाउन नहीं है, सबका जो नाम है वो नाउन है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बोर्ड की तो बोर्ड भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। सामने आपको फैन दिख रहा होगा अगर, तो फैन भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, आपका अपना भी कुछ ना कुछ नाम होगा, राम, मोहन, सोहन, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। सीता भी अपने आप में नाउन हो गया। आप रहते कहाँ हैं, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है प्रयागराज। और अगर आप प्रयागराज से हैं या फिर कोई कहीं और से होगा तो उस प्लेस का नाम है, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब नाउन कहने का मतलब क्या है? दुनिया का हर वो चीज़ जिसको आपने नाम दे दिया वो अपने आप में क्या है? नाउन है। चाहे वो दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो। जैसे किसी के अंदर बहुत ईमानदारी है तो उसको आपने उस क्वालिटी को नाम क्या दे दिया? उस क्वालिटी को आपने नाम दे दिया ऑनेस्टी। उस क्वालिटी को आपने क्या नाम दे दिया? ऑनेस्टी नाम दे दिया। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। दो लोगों के बीच आपने कहा हम दोनों के बीच क्या है? बहुत गहरी वाली क्या है? फ्रेंडशिप है। तो आपने उस रिलेशन को नाम दे दिया फ्रेंडशिप। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, किसी ने कहा कि इसके पास क्या है? इसके पास बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज आपने नाम दिया, नॉलेज भी अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को जो आप नाम दे देंगे, किसी भी चीज़ को अगर आपने नाम से बुला दिया तो आपने जिस नाम से किसी भी चीज़ को बुलाया है वो नाम अपने आप में नाउन है। क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है नेम। तो आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आपसे कोई पूछता है या नाउन आपको पहचानना है तो आप इतनी सी बात याद रखिए, दुनिया की हर वो चीज़ जिसको आप नाम दे देंगे, जिसको आप नाम से बुला देंगे, वो उसका जो नाम होगा वो अपने आप में क्या होगा? नाउन होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि आखिर नाउन तो हर जगह मिल रहा है, नाउन तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है? तो याद रखिएगा, जो सेंटेंस में नाउन काम करता है उसको नाउन के फंक्शन बोलते हैं। इसी को हिंदी में कारक बोलते हैं। अपने हिंदी पढ़ा होगा, कारक पढ़ा होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं,
नाउन का काम क्या होता है, नाउन के फंक्शन क्या है, ठीक है, नाउन के फंक्शंस या इन्हीं को नाउन के केसेस बोला जाता है, कारक बोला जाता है। तो याद रखिएगा, नाउन पहचानना तो हमने सीख लिया, दुनिया की हर वो चीज़ जिसको हमने नाम दे दिया वो अपने आप में क्या है, नाउन है। तो नाउन काम क्या करता है, तो नाउन जो काम करता है, देखिए नाउन का पहला काम है सेंटेंस में आके क्या बन जाना, सब्जेक्ट बन जाना। सेंटेंस में आके क्या बन जाना, सब्जेक्ट बन जाना नाउन का पहला काम है। एक एक काम आपको नाउन का मैं बताता चलूंगा और एक एक नाम में आपको सिखाता चलूंगा। एक काम में नाउन का बताता चलूंगा और एक एक सिखाता चलूंगा। तो नाउन का पहला काम क्या है, नाउन क्या बन जाता है सेंटेंस में आके, सब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो नाउन का पहला काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, कर्ता बनना। अब बात ये आती है सर ये सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है। तो एक एक काम सीखते चलो, एक एक चीज़ को पहचानते सीखते चलिए। अगर बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा जो डूअर होता है, जो डूअर होता है, डूअर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। डूअर ऑफ द सेंटेंस का मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा जाएगा तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी, कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी। बिना वर्ब के कभी भी कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। तो अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, कोई क्रिया होगी, तो उस क्रिया को करने वाला जो होगा उसको डूअर बोलते हैं। सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, कोई क्रिया होगी, तो उस क्रिया को करने वाले को क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। और जो डूअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो काम जिसके द्वारा किया जा रहा होगा वो सब्जेक्ट होता है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जाए, जिसके द्वारा काम किया जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बात याद रखिएगा। कई बारी आपके सामने ऐसा भी सेंटेंस आ जाएगा जहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा। कई बारी आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जहाँ पे कोई काम नहीं होगा, और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में कोई ना कोई टॉपिक होगा, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। टॉपिक ऑफ द सेंटेंस का मतलब उस सेंटेंस में जो बात हो रही होगी, किसी ना किसी के बारे में तो बात हो रही होगी। तो अगर काम नहीं हो रहा है, करने वाला नहीं है, तो सेंटेंस में जो टॉपिक होगी, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, वो शब्द भी अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जाएगा, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सब्जेक्ट होता है। बात को मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। मैंने कहा कि द बॉय was playing हॉकी। ये देखो एक सेंटेंस लिखा है द बॉय वॉज प्लेइंग हॉकी, और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है, क्या सेंटेंस लिख दिया, रोहन इज अ प्लेयर। आप देखें दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है, द बॉय वॉज प्लेइंग हॉकी, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, रोहन इज अ प्लेयर। अब देखो दो सेंटेंस लिखे हैं, पहले ये पता करिए क्या सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, क्या सेंटेंस में कोई काम हो रहा है। पहले सेंटेंस में आप बोलोगे सर यहाँ पे काम हो रहा है, और कौन सा काम हो रहा है, हॉकी खेलने का काम हो रहा है। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है, ये तो सभी को पता होगा। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। खेलने का काम हो रहा है, और क्या खेलने का काम हो रहा है, हॉकी खेलने का काम हो रहा है। अब अगर कोई काम हो रहा है तो काम को करने वाला जरूर होगा। अब देखो ये खेलने का काम कर कौन रहा है, तो ये खेलने का काम कौन कर रहा है, ये बॉय कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है, ये बॉय कर रहा है, और जो काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब लिखा हुआ बॉय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉय अपने आप में सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ बॉय अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़िए
और दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या दूसरे सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? क्या दूसरे सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? रोहन इज अ प्लेयर, रोहन एक प्लेयर है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। हमने क्या बताया, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो किसी के बारे में जानकारी दी जा रही होगी। जानकारी जिसके बारे में दी जाती है वो भी अपने आप में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दी जा रही, इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही कि जो रोहन है वो क्या है? प्लेयर है। और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही? रोहन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही, रोहन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मतलब ये टॉपिक हो गया। और जो टॉपिक होता है उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में जो रोहन है वो अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो एक और बताता हूँ। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूँ और इस बार ये आप लोग बताएंगे कि इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। मैंने लिखा रोहन्स ब्रदर दिनेश इज अ टीचर। चलो इस वाले सेंटेंस में सभी लोग पहचान के बताओ, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? जल्दी से देखिए और बताना है इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, रोहन है, ब्रदर है, दिनेश है या कौन है? सबसे पहले ये पता करिए क्या सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? आप बोलोगे सर सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इन्फॉर्मेशन किसकी दी जा रही? रोहन की, भाई की या दिनेश की? आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन दिनेश की दी जा रही, तो दिनेश को सब्जेक्ट बना लो। लेकिन बात याद रखना, दिनेश को अगर आप सब्जेक्ट, सिर्फ दिनेश को सब्जेक्ट मानोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दिनेश के बारे में बताया गया आगे। कौन सा वाला दिनेश? क्या दुनिया में एक ही दिनेश है? क्या एक ही दिनेश नहीं है। यहाँ पे दिनेश के बारे में बताया गया है कि कौन सा वाला दिनेश? जो रोहन का भाई है उस दिनेश की बात हो रही। तो इसमें सिर्फ इसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इस पूरी फ्रेज को क्या बोलेंगे? पूरी की पूरी फ्रेज को क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब एक बात और सीखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ये शब्द सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट बनने का काम किसका था? नाउन का, तो हमने नाउन बोल दिया। यहाँ पे ये शब्द सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनने का काम किसका था? नाउन का, हमने नाउन बोल दिया। यहाँ पे ये शब्द सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम किसका है? नाउन का, सब्जेक्ट बन रहा है इसलिए नाउन बोल दिया। लेकिन जब एक से ज़्यादा शब्द हो जाएंगे तो इसको नाउन ना बोल के क्या बोल दिया करें? नाउन फ्रेज बोल दिया करें। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब ना हो, उसको फ्रेज बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेज को लेके। आगे जब मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा तो आपको फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, हर एक चीज़ आपको पहचानना सिखाऊंगा। तो हालांकि अभी हमने आपको सिखा दिया है क्या पहचानना? सब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया है। और सब्जेक्ट हमने आपको ये बता दिया सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है हमने सिखा दिया। और सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? नाउन का है। ठीक है, ये तो हो गया नाउन का पहला काम, ये तो हो गया नाउन का पहला काम, नाउन का पहला फंक्शन। नाउन का कौन सा फंक्शन? पहला फंक्शन। चलिए, नाउन क्या एक ही काम करता है? नहीं, नाउन और भी काम करते हैं। तो नाउन का दूसरा काम क्या है? नाउन का दूसरा काम है सेंटेंस में क्या बन जाना? ऑब्जेक्ट बन जाना। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी किसका है? ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन का है। ऑब्जेक्ट बनने का काम भी किसका है? नाउन का है। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन करता है और ये नाउन का दूसरा काम है। सब्जेक्ट तो आपने सीख लिया, सब्जेक्ट हमने आपको सिखा दिया, पहचानना सिखा दिया कि आप पहचानेंगे कैसे और होता क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और इस ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे। चलिए जल्दी से देखिए और बताइए क्या होता है ऑब्जेक्ट और कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी किसका है? नाउन का है। ऑब्जेक्ट क्या होता है समझिए, जब कोई काम होगा, कोई काम होगा तो काम का प्रभाव, काम का प्रभाव किसी ना किसी पर तो पड़ेगा ना। काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, ठीक है,
जैसे जिसने काम किया वो सब्जेक्ट था, अब काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, ठीक है, काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, क्रिया से। क्रिया का मतलब वर्ब, क्रिया का मतलब वर्ब। जब आप वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न पूछते हैं, वर्ब से क्या पूछते हैं, वर्ब से क्या या किसको, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं, किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वो उत्तर क्या होता है, वो उत्तर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, ये तो पहचानने का तरीका है, ये पहचानने का तरीका है और ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और पहचानने का तरीका क्या है, क्रिया से, यानी जो काम किया गया है उससे क्या या किसको का प्रश्न लगा लो और जो उत्तर मिले वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात समझ आई सभी? चलिए, इतनी बात समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि ये प्रभाव कैसे पड़ता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा कि सुरेश बीट, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती, याद होगा आपको, ठीक है, कमलेश। ये देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, सुरेश बीट कमलेश। सुरेश ने क्या किया है, कमलेश को पीटा। इसका मतलब क्या होगा, सुरेश ने कमलेश को पीटा, सुरेश ने कमलेश को पीटा, ये इसका मतलब होगा। अब देखो यहाँ पे काम हुआ है पीटने का, काम कौन सा हुआ है, पीटने का काम हुआ है। और ये पीटने का काम किया किसने है, पीटने का काम किया है सुरेश ने। अगर काम इसने किया है तो जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जब ये पीटने का काम इसने किया तो पीटने से प्रभावित कौन हुआ, कौन प्रभावित हुआ, कमलेश। तो कमलेश अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और आप क्या या किसको का प्रश्न लगाकर भी देख सकते हैं, सुरेश ने किसको पीटा, सुरेश ने किसको पीटा, तो जवाब क्या मिलेगा, कमलेश को। और अभी हमने बताया क्या या किसको का जवाब जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा कि आई रोट अ लेटर, ठीक है, आई रोट अ लेटर टू माई फादर, आई रोट अ लेटर टू माई फादर। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मैंने अपने पापा को क्या लिखा, पत्र लिखा, ठीक है। यहाँ पे काम कौन सा हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है लिखने का। कौन सा काम हुआ है, लिखने का काम हुआ है। और ये लिखने का काम किया किसने है, लिखने का काम किसने किया है, आई ने किया है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो काम करेगा वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब ये जो काम किया है इसने, ठीक है, क्या या किसको का प्रश्न लगाओ, इसने क्या लिखा है, क्या लिखा है, लेटर। तो ये क्या का रिप्लाई है, और जो क्या का रिप्लाई होगा ऑब्जेक्ट होगा। किसको लिखा है, पापा को लिखा है, ठीक है, ये किसको का रिप्लाई है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आ गए हैं, दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम होता है। दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। अभी अलग अलग नाम क्या है, तो जो क्या का रिप्लाई होता है, जो क्या का उत्तर होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो किसको का रिप्लाई होता है, ठीक है, किसको का जो रिप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं,
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया। तो हमने देखो नाउन का दो फंक्शन सीख लिया। कौन कौन सा दो फंक्शन सीख लिया? पहला सीख लिया कि नाउन को क्या बनने का काम करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनने का काम करता है। दूसरा फंक्शन सीख लिया कि नाउन सेंटेंस में क्या बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। क्या नाउन के दो ही काम है? नहीं, नाउन के और भी काम है। नाउन का तीसरा काम, नाउन का तीसरा काम क्या है? नाउन का तीसरा काम है वोकेशन। क्या काम है नाउन का तीसरा? वोकेशन बनने का काम भी किसका होता है? नाउन का होता है। अब ये वोकेशन क्या होता है? वोकेशन क्या होता है समझिए। वोकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक दादी है, ठीक है, ये दादी अम्मा है, ठीक है, और दादी अम्मा जो है वो बूढ़ी है, तो ये इनका डंडा भी है, और यहाँ पे इनका छोटा सा बच्चा है, इनका पोता है। अब ये खेल रहा है, ठीक है। अब दादी ने इसको बुलाया, ठीक है, दादी ने इसको बुलाया, मान लो इसका नाम क्या है, इसका नाम कल्लू है। तो अब दादी ने इसको बुलाया, कल्लू सुनो। अब कल्लू ने सुना, ठीक है, और सुनने के बाद कल्लू ने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। दादी ने थोड़ा सा इंतजार किया और दादी ने फिर से बुलाया, कल्लू, ठीक है, फिर से नहीं सुना। अब दादी फिर थोड़ा सा इंतजार करेंगे और इस बार गुस्से में बोलेंगी, कल्लुआ, ठीक है। तो ये जो अलग अलग नाम से आप किसी को बुलाते हो, संबोधित करते हो, ठीक है, ये अपने आप में वोकेशन कहलाता है, क्योंकि ये भी नाम है ना, नाम है इसलिए नाउन है, लेकिन नाउन का कौन सा फंक्शन है? वोकेशन वाला ये फंक्शन है, वोकेशन वाला ये फंक्शन है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो, जो काम से प्रभावित हो, क्या या किसको का प्रश्न करने पे जो उत्तर मिले। और वोकेशन क्या होता है? जब आपको किसी को उसका नाम लेके आप संबोधित करते हो, बुलाते हो, तो उसको वोकेशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? तो इंग्लिश में इसको पहचानना बहुत आसान है। नाउन लिखा है, नाउन के बाद कॉमा लिखा है और फिर कंप्लीट सेंटेंस लिखा है। फिर क्या लिखा है? कंप्लीट सेंटेंस लिखा है। तो ये जो कॉमा से अलग करके नाउन लिखा होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोकेशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल, क्या लिखा? राहुल कम हियर, ठीक है। आप देखो ये कॉमा लगाया और कॉमा के बाद क्या लिख दिया? कम हियर, ठीक है। राहुल यहाँ आओ, इसका मतलब क्या होगा? राहुल यहाँ आओ, ठीक है। तो ये तो आपने आदेश दिया है राहुल को आने के लिए, लेकिन ये आपने उसको क्या किया है? संबोधित किया, राहुल यहाँ आओ। तो ये जो यहाँ पे राहुल लिखा, ये है तो नाम ना, है तो किसी ना किसी का नाम, और जो नाम है वही क्या है? नाउन है। लेकिन ये नाउन का कौन सा काम है? तो इसको हम नाउन का कौन सा काम बोलते हैं? वोकेशन बोलते हैं। नाउन का कौन सा काम है? वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नाउन के और भी काम है, ठीक है। नाउन के 3 काम आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है। कौन कौन सा 3 काम सीखा है? सब्जेक्ट सीख लिया, सब्जेक्ट क्या होता है हमने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट सीख लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने आपको बता दिया। नाउन का तीसरा काम हमने सीख लिया, तीसरा काम हमने क्या सीख लिया? वोकेशन सीख लिया, और ये वोकेशन क्या होता है हमने आपको बता दिया। तो नाउन का ये वोकेशन क्या होता है ये हमने बता दिया, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कर्ता पहचानना, ऑब्जेक्ट कर्म पहचानना, और वोकेशन संबोधन पहचानना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ इस बारी। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताना, इस सेंटेंस में लिखा हुआ जो नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, या वोकेशन बनने का काम कर रहा है। जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा? तेजस, क्या लिखा? तेजस, ठीक है। सिट देयर, तेजस सिट देयर, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। तेजस वहां पे बैठ जाओ, ठीक है। तेजस वहां पे क्या हो जाओ? बैठ जाओ। और इसमें ये जो लिखा तेजस है, ये नाम है ना, और अगर ये नेम है तो नेम अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर ये जो तेजस हमने बोला है, ये जो नाम हमने बोला है आप सबके सामने, और ये जो हमने लिखा है, ये नाउन का कौन सा फंक्शन है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वोकेशन है, या फिर कौन सा है? नाउन के इतने ही फंक्शन नहीं होते, नाउन के और भी फंक्शन होते हैं। जैसे नाउन जो है वो पोजीशन बनने का भी काम करता है। अब ये पोजीशन क्या होता है? नाउन केस इन अपोजिशन बनने का भी काम करता है।
अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, पर एक एक करके सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सब कुछ एक बारी में नहीं सीख सकते ना, एक एक करके सब कुछ सीखेंगे, एक एक करके हर एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके हर चीज़ को क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे का जो कॉन्सेप्ट है नाउन से रिलेटेड, उसको कल की क्लास में सीखेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।